राउल्स लॉ का ग्राफ देख लिया सभी लोगों ने? अब इस ग्राफ को पढ़ने से पहले मेरे को, या क्वेश्चंस करने से पहले मेरे को एक चीज स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी राउल्स लॉ को विजुअलाइज करना, देखना है। ये एक कंटेनर जिसमें दो चीजें हैं, व्हाइट कलर से सॉल्वेंट और पिंक कलर से सोल्यूट, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, A मीन्स सॉल्वेंट एंड B मीन्स सोल्यूट, ये मान के चलना। नीचे कितना XA और कितना XB है, मतलब कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, एक कॉन्सेंट्रेशन बताने का तरीका है। उसके बाद जो भी चीज है A सॉल्वेंट, उसके व्हाइट कलर के कुछ वेपर्स होंगे, इसी तरह से जो पिंक कलर से दिखाया उसके कुछ वेपर्स होंगे। यानी वॉल्स ऑफ कंटेनर पे जो प्रेशर लग रहा है, टोटल प्रेशर, वो टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करूं, इट इज बिकॉज ऑफ दीज टू, PA प्लस PB, इन दोनों की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, कंपोनेंट A के वेपर, कंपोनेंट B के वेपर, इन दोनों की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कहलाएगा टोटल प्रेशर, हाँ या ना? तो ये जो PT है, इस PT में दोनों पार्शियल प्रेशर्स घुस गए। पहले तो ये क्लैरिटी। अगर मेरे को राउल्स लॉ की बात बताई गई, वो क्या बताएगी? राउल्स लॉ यहां से शुरू हुआ, मेरे को PA और PB निकालने की कोई मैकेनिज्म, कोई मशीन दो, कोई तरीका दो, कोई फॉर्मूला दो, क्योंकि मुझे किसी भी मीटर से ये नहीं पता चल रहा A वाले की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है और B वाले कंपोनेंट की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है। टोटल प्रेशर मेरे पास है जी, इसमें 70 मिलीमीटर Hg लग रहा है, फेयर। लेकिन उसमें से कितना हिस्सा A का है, कितना हिस्सा B का है, आई वॉज हैविंग नो आंसर टू दैट बिफोर राउल्स। तब राउल्ड सीन में आता है और उन्होंने कहा, जो भी फॉर्मूला दिया आपने लास्ट क्लास में किया, मैं उस फॉर्मूला पे नहीं जा रही, उसके लिए किसका सहारा लिया? अगर A प्योर होता तो उसकी वजह से प्रेशर था 100, लेकिन अब A प्योर नहीं है। A का फ्रैक्शन कितना है? A का फ्रैक्शन है मोल फ्रैक्शन 0.5, तो अब प्रेशर कितना होगा? 50। पूरा होता तो 100, आधा है तो प्रेशर कितना? 50, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को पता चली, अच्छा प्योर के प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, और पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करके हम टोटल प्रेशर निकालते हैं डल्टन्स लॉ के हिसाब से। सो एक बार ये देख लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ आई एम सेइंग समथिंग इज प्योर। ये मेरे को आज की क्लास के एंड तक बहुत जरूरी होगा। प्योर मतलब अकेला भी, प्योर मतलब अकेला है। इनका प्रेशर अगर अकेले में 80 और 100 था, जब ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बना लेंगे, सॉल्यूशन बनाने में इनका खुद का कंट्रीब्यूशन घटेगा, 80 से थोड़ा कम होगा क्योंकि ये पूरा प्योर तो है नहीं, और ऐसे ही 100 से थोड़ा कम होगा, लेकिन टोटल ज्यादा भी हो सकता है। टोटल तो ज्यादा होने के चांस हैं, वो तो डिपेंड करेगा, वही कैलकुलेट आपने लास्ट क्लास में एक आधे न्यूमेरिकल में किया और अब बाकी करेंगे। सो लास्ट क्लास में एक क्लैरिटी मुझे दिख रही थी कि क्लास में नहीं है, और टाइम ही नहीं दे पाए, होनी ही नहीं थी। कौन से प्रेशर को PA बोलूं, कौन से प्रेशर को PA नॉट बोलूं, कौन से प्रेशर को PT बोलूं लैंग्वेज से। तो पहले तो वो क्लैरिटी लाते हैं हम लोग। सो ये राउल्स लॉ को विजुअलाइज करिए। अगर B अकेला था तो उसका प्रेशर इतना, और जब B सॉल्यूशन में था तो उसको मोल फ्रैक्शन से उसके मल्टीप्लाई करो, 80 से तो कम ही आएगा। और यही चीज मैंने आपको ग्राफ में दी थी। क्या था ग्राफ? यहां अगर XA इज 1, प्योर A है तो उसका प्रेशर कितना था? ग्राफ की ये साइड, यहां पर प्योर A, अकेला A। जैसे जैसे मैं आगे जाती गई वैसे वैसे क्या हुआ? A घटता गया, तो A का प्रेशर घटता गया। यहां पे मैंने A का प्रेशर कितना बता रखा है? 100। सॉल्यूशन में A की वजह से लगने वाला प्रेशर 100 से तो कम ही होगा। हर वक्त प्रेशर आगे 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 घटता है, तो A की वजह से मैक्सिमम प्रेशर यही है। मैं लास्ट क्लास में ग्राफ पे रही और इसको उतना टाइम नहीं दिया। अब क्लियर है P नॉट A और PA का मतलब क्या था, राउल्स लॉ के पीछे बेसिक फंडा क्या था, क्लियर सबको? तो ये हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, बट इसको हम रिवाइव कर रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को दिखाना है ताकि राउल्स लॉ याद रहे, ताकि मैं आज के अच्छे क्वेश्चंस में पकड़ सकूं। अपनी DP पे उठाइए जो लास्ट क्लास में निकाली थी, उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जस्ट अ सब्जेक्टिव, आई थिंक जस्ट अ सिंपल लैंग्वेज थिंग कि आप कैसे चूज करेंगे PA कौन सा है, PA नॉट कौन सा है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो लैंग्वेज क्या है?
वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ए इज 40 मिलीमीटर एच जी। तो प्योर शब्द दे दिया तो मेरे को फाइट ही नहीं है, पी ए नॉट दे दिया मुझको। वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन सोल्यूशन विद अनदर लिक्विड इज 32 मिलीमीटर ऑफ एच जी। तो मेरे पास क्या आ गया, यही लिक्विड जब सोल्यूशन में घुसा इसकी वजह से लगने वाला प्रेशर क्या हो गया, अब एवरीवन 32 कितने से नीचे गिरा है, 40 से नीचे गिरा है। ऑब्वियसली यही बात हो रही है। तो ये 32 कब था, 40 कब था, मिल गया। अब मेरे को क्या कहा गया है, मोल फ्रैक्शन निकालो ए का। तो सिंपल राउल्ट्स लॉ, राइट, सिंपल राउल्ट्स लॉ अगर मैं देखती हूं तो मुझे ये दे रखा है 32, ये दे रखा है 40 और पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन। निकाल लूंगी मैं मोल फ्रैक्शन एवरीवन यहां तक। तो ये सिर्फ अभी पिछली क्लास का रिवीजन चल रहा है, जस्ट उसको फिनिशिंग टच दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें सिर्फ आपको मैं कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने का काम नहीं देना चाहिए। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड टू गिव यू इज जस्ट सी, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं प्योर इथाइल अल्कोहल का प्रेशर दे रखा है कि सॉल्यूशन का दे रखा है कि किसका दे रखा है। पर्पस इज ओनली दैट। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल मेरे को बता रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एट द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। कहीं नहीं समझ आ रहा क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन पढ़ा तो व्हाट इज इट्स वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन। इसका मतलब पहले वाला प्रेशर कौन सा था, प्योर। तो किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन में प्योर और इन सॉल्यूशन के बारे में हिंट होगी। तो आपके सामने ये XE दे दिया, PE नॉट दिया और सॉल्यूशन के अंदर उसका प्रेशर आपसे मांग लिया। आपको पता है आप इसमें ये कर लेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, नो नीड टू इन्वेस्ट अभी इसके ऊपर टाइम, ये अपने आप होने वाला पार्ट है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चंस पढ़ लिए हमने ये वाले। अब इसमें ये है हाथों से होने वाला क्वेश्चन, बहुत क्विकली। जब मेरे को 1 मोल बेंजीन का और 4 मोल टोल्यूइन के दिए हैं तो मेरा मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5, राइट। एक का 1/5 होगा। अब दूसरे का तो नहीं निकालना पड़ता, मेरे को एक का आ जाए तो इसका आप निकाल लोगे, प्योर प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया। नीचे जो दे रखा है इफ इक्वल वॉल्यूम, इक्वल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इक्वल है तो मतलब क्या है, मोल्स इक्वल, मोल्स इक्वल है तो मोल फ्रैक्शन कितना, 0.5। तो ये बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस में से है, बट अगर हम एक बार डिस्कस कर ले तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाती है कि पूछा कैसे भी जा सकता है। अब आज की क्लास शुरू। अभी तक तो हम पिछला रिपेयर कर रहे थे जो जो क्वेश्चंस थे, राइट। अब आज की क्लास शुरू होती है और बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो माधव ने जब लास्ट क्लास में तुमने पूछा था मेरे से कितने लेक्चर्स लगेंगे, कितने बताए थे मैंने, 6 और बचे थे। तो नहीं 6 नहीं 4 बचे थे, वो 2+1 के मोल कॉन्सेप्ट के थे। तो फिर भी 6 तो हम खींच लेंगे क्योंकि इस साल हम कुछ एडवांस का साथ ही करेंगे एक्स्ट्रा एज के बजाय, ठीक है। सो लगभग आप समझ लीजिए अगर 4 या 5 लेक्चर बचे हैं तो हम चैप्टर की बिल्कुल डेप्थ में आ गए। सबसे लंबे चैप्टर्स में से आइए 12th क्लास के, राइट। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए अब आपने सॉल्यूशन बनाई 2 चीजों की, अगेन बाइनरी है, एक है सॉल्वेंट और एक है सोल्यूट। अब के सोल्यूट मैंने ले डाला नॉन वॉलेटाइल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसीलिए नहीं करने थे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं था, तुक्के से हो रहे होंगे। सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका वेपर ना बन पाए, जो वेपोराइज ही नहीं हो सकता, जिसके स्टीम या जिसके एक तरह से वेपर्स ही नहीं बन रहे, वो होता है नॉन वॉलेटाइल। अब आप सोचो, जब एक सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो टोटल प्रेशर वैसे तो किससे बताया गया मेरे को, डाल्टन लॉ से, PA + PB, राइट। PA + PB है जी। अब उसमें से B स्टैंड्स फॉर व्हाट, सोल्यूट। सोल्यूट का प्रेशर तो 0 हो जाएगा। क्या मतलब सोल्यूट के प्रेशर 0 होने का, मतलब ये है जो मेरा कंटेनर है उसमें कहने को 2 चीजें मौजूद हैं, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, लेकिन जो रेड कलर का सोल्यूट मैं दिखा रही हूं उसके वेपर्स बनते ही नहीं है, वो नॉन वॉलेटाइल है। यानी ऊपर किसके वेपर्स जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन तो 0 हो जाएगा। यानी कि P ऑफ, जिसको PT बोलते थे अब PT नहीं बोलेंगे, अब धीरे धीरे आप देखोगे प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बोलने लग जाएंगे। लास्ट टॉपिक में बोल सकते थे बट ठीक है, नया नया होता तो PT बोलते हैं, हिंट मिलेगी, 2 चीजें ऐड करनी है। अब हम किस पे आगे, अब हम आगे प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालो। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू ओनली 1 कंपोनेंट नाउ,
बिकॉज अदर कंपोनेंट इज नॉन वॉलेटाइल, और वो जो अदर कंपोनेंट है वो तो जीरो कर ही दिया मैंने, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ PA। लेकिन यहां एक कंफ्यूजन होता है, जब सिर्फ PA ही है तो वो P0A हो गया, प्योर नहीं है कंटेनर में सोल्यूट मौजूद है। इसीलिए आज स्टार्टिंग में ये बात क्लियर की मैंने, यहां पर जो वाटर का वेपर प्रेशर है ड्यू टू वाटर वो है PA, लेकिन यहां पर जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो P0A है। दोनों में हमेशा फर्क होगा। प्योर का मतलब प्रेजेंट ही अकेला हो, प्योर का मतलब ये नहीं कि वेपर्स अकेले के बने हो, नहीं जी। प्योर का मतलब है जो नीचे लिक्विड फेज है उसमें कोई और चीज ना हो, क्योंकि आप यहां पर फिर परेशान होते हैं अच्छे क्वेश्चंस में कि प्योर अकेला ही तो था, तो आपको यहां पर PA0 लिख देना चाहिए था। ये नीचे तो अकेला नहीं था, राइट, वेपर्स इस अकेले के बने, लेकिन ये नीचे अकेला नहीं था। सो P0A का मतलब होता है व्हेन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट अलोन इन लिक्विड फेज, ना कि इन वेपर फेज। लिक्विड फेज में जब अकेला वाटर है, अकेला सॉल्वेंट है, तब मैं उस पर नॉट लगाती हूं। सो यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नाउ इज ओनली ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A, क्योंकि अटपटा लगता है, आप पार्शियल प्रेशर क्यों बोल रहे हो, किसी और चीज का तो प्रेशर है ही नहीं। हाँ, पार्शियल प्रेशर बेशक मत बोलो, बोल दो कैपिटल P चलेगा, लेकिन नॉट नहीं लगाना बस। तो अब इसकी जगह राउल्ट्स ने दे दिया मेरे को ये कि P0A into XA। सो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नाउ P0A into XA। आप मुझे बताइए, जितना मैंने बताया दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, दोनों में से किसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, P0A, क्योंकि नीचे कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है वो डिसाइड करती है वेपर कितना होगा। ये था मैथमेटिकल क्लैरिटी जो बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं थियोरेटिकल क्लैरिटी दूंगी जो आपके बोर्ड में आए तो आपको लिखनी पड़ेगी, असर्शन रीजन में आए तो आपको एक्सप्लेनेशन, आप सोचोगे हमें तो ऐसे आता था इसका आंसर, आपको देना पड़ेगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। सो अब मैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट इसका लाऊं, अगर ये आपको क्लियर हो गया हो तो कैन आई से वन स्टेटमेंट, लेट मी चेक। जो नोट कर रहे हैं वो करते रहे, जो नहीं कर रहे वो सुने। अगर एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दूं तो वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर डिक्रीजेस। पहले लिया प्योर वाटर, उसका वेपर प्रेशर था सपोज 760 मिलीमीटर Hg। अगर उसके अंदर मैंने ग्लूकोज, चीनी, सुक्रोज ऐसा कुछ भी डाल दिया, NaCl, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो नाउ नए कंटेनर में या इसी कंटेनर में मैंने थोड़ा सा शुगर डाल दिया, इस कंटेनर में प्रेशर ड्यू टू A डिक्रीजेस। पहले बैरोमीटर रीडिंग अगर 760 दिखा रहा था, अब शायद वो 758 दिखाए। क्यों घट गया उस पे बात करते हैं। मैथमेटिकली आपने एक्सेप्ट कर लिया, बट अब डायग्रामेटिकली ये आपकी एनसीईआरटी में पूरा डायग्राम बना के एक आधे पेज का हिस्सा घेरा हुआ है इसने। मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट, और ये मैं लास्ट क्लास में आपको इसके लायक बना चुकी हूं, ये प्योर सॉल्वेंट है। सरफेस के ऊपर सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, A, यानी वाटर के, जो सॉल्वेंट मैं ले रही हूं। तो कुल मिला के अगर 6 मॉलिक्यूल वाटर के हैं तो शायद उसमें से 4 ऊपर जा रहे हों, और जो वेपर प्रेशर है वो इन्हीं 4 की वजह से लग रहा होगा, विच इज P0A। जब मैंने इसकी बाइनरी सॉल्यूशन बनाई, बाइनरी सॉल्यूशन बनाते, अच्छा अब मुझे ये पता है जो दूसरा सॉल्यूट मैंने डाला है उसका वेपर प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है। सरफेस पे 6 की जगह कितने आए, 4। तो जब 6 में से 4 गए थे तो शायद 4 में से 2 ही जाए या 3 जाए, तो वेपर्स कम हुए, वेपर्स कम हुए तो वेपर प्रेशर भी कम हुआ। आप एग्जैक्ट काउंट मत लेना, कॉन्सेप्ट समझ लेना कि एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के आते ही सरफेस लेयर के ऊपर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मात्रा, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी कम हो गई। और बुकिश लैंग्वेज, सॉल्यूट मॉलिक्यूल जैसे ही आए सरफेस पे, मतलब एक सोल्यूट डालते ही सॉल्वेंट के वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो कम हो गए, क्योंकि थोड़ी हिस्सेदारी काइनेटिक एनर्जी की तो इन्होंने भी तो ले ली, सरफेस पे जगह इन्होंने भी घेर ली, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एकदम एक जैसा मिक्सचर बने तो हर जगह मौजूद होंगे। सो ये असर्शन रीजन, लास्ट क्लास में भी आप लोगों का टेस्ट में स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन गलत हुआ है।
सो जो मैंने अपने लास्ट ईयर के बैचेस के लिए किया था, जब जेई की तैयारी हो रही थी, 2 टेस्ट सिर्फ एसर्शन रीजन पे डाले, पूरे सिलेबस के डाले 25 के 25 एसर्शन रीजन, करो क्या करोगे। तो धीरे धीरे आपको अब हम कोशिश करेंगे क्लास टेस्ट में स्टेटमेंट बेस ज्यादा दें। तो इस हिसाब से अब मुझे ये पता चल गया सॉल्वेंट का प्रेशर, अगेन चेक, ये मेरी अगली क्लास की पहली स्टेटमेंट होगी, पूरी डीपीपी होगी इस पे। इफ वी एड अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट, its vapor pressure decreases. Lowering of vapor pressure is next to next class. वहां से हम कहते हैं चैप्टर का आखिर शुरू हो गया। तो किस तरह से ये लॉ काम में आने वाला है। सो मेरी क्लास को ये बात पता चल गया, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करने के लिए एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डाल दीजिए, शर्तिया वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। अंडरस्टूड। चलिए अब आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। अब मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है आपकी डीपीपी 2 का, 18 ग्राम ग्लूकोज। अब मेरे को पता होना चाहिए ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, सुक्रोज, ये सब धीरे धीरे आज से पता चलने शुरू हो जाएंगे, नहीं तो और अगली क्लासेस में यही चलना। दे ऑल आर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मतलब पीबी तो 0 हो गया, जो है सारा पीए है। तो इसमें कहा गया 18 ग्राम ग्लूकोज डाला इतने ग्राम वाटर में, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। कितना छोटा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मेरे को ग्लूकोज की जगह एक और शब्द दिया जा सकता था, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, यूरिया, कुछ भी दे सकते थे। अब आप ये सोचिए, मेरे को पता है ग्लूकोज नॉन वॉलेटाइल है, तभी मैं ये स्टेटमेंट लिख सकती हूँ, प्लीज चेक, अदरवाइज मैं 0 नहीं लिख सकती थी। तो मैं 0 इसीलिए लिख पा रही हूं क्योंकि मेरे को पता है ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, सुक्रोज, लिस्ट आने वाली है अभी बहुत सारी, KCl, सारे आयोनिक, दे ऑल आर नॉन वॉलेटाइल। तो अब मेरे से पूछा क्या है, वाटर का प्रेशर इस सॉल्यूशन में निकालिए। कैलकुलेशन करने से पहले ही मुझे पता होना चाहिए जो वाटर का प्रेशर ओरिजिनल है प्योर में, उससे कमी आएगा, लोवरिंग होनी है। एम आई राइट? चलिए, तो अब मेरे को पता है ओनली वाटर वेपर कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या मेरी क्लास को ये पता है? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर या 760 मिलीमीटर Hg। तो प्रेशर तो मुझे मिल ही गया, प्योर वाटर का कितना होगा, प्रेशर तो पुट हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे को ये प्रेशर तो मिल गया 760 मिलीमीटर Hg, और मेरे को क्या दे रखा है? मोल फ्रैक्शन। ये मेरी मेहनत, क्या मेहनत? 18 को 180 से करना पड़ेगा ग्लूकोज का मोलर मास। तो दिख रहा है मेरे लिए कितनी आसान कैलकुलेशन है। अच्छा, वाटर का पता नहीं 178.2 ग्राम क्या सोच के दिया है, बट ठीक है, नहीं वो तो फिर बच्चों। अच्छा, 18 का टेबल है मेरे पास यहाँ। चलो, तो 18 से डिवाइड किया, ये आ गया मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, उनसे मोल फ्रैक्शन आ गया, और आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सो ये थोड़ा सा आपको बस ये समझाने के लिए कि अब नॉन वॉलेटाइल के क्वेश्चंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तब आप ये नहीं पूछोगे ये दूसरे का तो प्योर दिया ही नहीं, क्या करे? अरे भाई वो नॉन वॉलेटाइल है, क्यों देंगे उसका प्रेशर, वो तो उड़ता ही नहीं। एनीथिंग यहां तक किसी को बॉदर कर रही हो? जी, बोला है क्वेश्चन में STP, एट STP, क्वेश्चन में दिया नहीं है। अगर नहीं दिया तो एज्यूम एट STP देना चाहिए, ये दिया जाएगा, वो मेंशन करेंगे, आप याद नहीं कर सकते। यस, अक्सर तो दिया जाता है, लेकिन जो ये छोटे क्वेश्चन होते हैं ये खतरनाक होते हैं, इसलिए मैं छोटे पहले पकड़ना चाहती हूँ कि जहां पर छोटा सा एट STP लिख दिया, आपको अब प्रेशर नहीं दिया, तो आपको वाटर का प्रेशर तो एट 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 1 एटमॉस्फेयर मतलब 760 मिलीमीटर Hg, कुछ भी पुट कर दो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। ठीक है, आगे चले। तो ये दिया जाना चाहिए, नहीं दिया तो आप STP के अलावा कुछ एज्यूम नहीं कर सकते। चलिए, एक पार्ट जो भी राउल्स लॉ का रहता था, राउल्स लॉ के अंदर ही पढ़ा जाता है, जिसकी वजह से DPP 2 मैंने पूरी होमवर्क में आपसे ना एक्सपेक्ट करी ना कही। आज की क्लास के बाद DPP 2 तो पूरी हो ही जानी चाहिए, 3 की झलक भी आ जाएगी, और आप N अवस्थी का काफी मोटा चंक कर पाएंगे। सो मान लीजिए फिर से एक बार, अब यहां देख लेना बच्चों, है कुछ नहीं, राउल्स के मुकाबले कुछ भी नहीं, बस एक झटके में समझ आने वाली चीज है। ये एक बड़े तरीके से हमने एक सोल्यूशन बना रखी है, राइट, 2 अलग कलर इस्तेमाल करके। मोल फ्रैक्शन XAX भी मुझे लगता नहीं बात करना चाहिए अब दोबारा, PAP भी मुझे नहीं लगता बात करनी चाहिए, P0A P0B भी आपको पता है, PT भी आपको पता है, फिर क्यों लाई हूं, क्या लाई हूं। अगर एक सोल्यूशन
जो एक आइडियल सोल्यूशन, अभी तक आइडियल सोल्यूशन वर्ड नहीं आया बट मैं यूज कर रही हूं, एक आइडियल सोल्यूशन है, उसके ये रहे दोनों वेपर्स ऊपर, मोल फ्रैक्शन जो एक्स से सिंबलाइज हो रहा था वो यहां पे था, इधर कितना मोल फ्रैक्शन है यानी सॉल्यूशन फेज में यानी लिक्विड फेज में, लेकिन क्या ऊपर भी सेम होगा? बिल्कुल नहीं। सोचो पहले इस बात को सोचो, मान लो मैंने 0.5 मोल बेंजीन के लिए 0.5 मोल फ्रैक्शन आधा आधा 0.5 मोल फ्रैक्शन बेंजीन का लिया और 0.5 मोल फ्रैक्शन ही टोल्यूइन का लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों की मोल फ्रैक्शन बराबर है, XA XB बराबर है, लेकिन जब मैंने इसके वेपर्स में जाके देखा किसके ज्यादा होंगे वेपर्स, किसी एक के, मैं नहीं पूछ रही भी आपसे किस, चलो फिर भी किसके ज्यादा होंगे? हाँ, जिसका वेपर प्रेशर कुछ और हो गया, जो नीचे ज्यादा मौजूद है उसी के वेपर्स ज्यादा जाएंगे। मैंने तो कभी नहीं कहा ऐसी बात। यस, जो ज्यादा वॉलेटाइल है, मुझे क्या पता दूसरे वाला कितना वॉलेटाइल है, तो टोल्यूइन में वैंडरवाल फोर्सेस ज्यादा होंगे क्योंकि टोल्यूइन का सरफेस एरिया बड़ा है और बेंजीन का सरफेस एरिया थोड़ा छोटा है, तो उसके वैंडरवाल फोर्सेस वीक होंगे। ये मेरी लास्ट क्लासेस, अगर किसी ने नहीं लगाई हुई तो इस बात को इग्नोर कर देना, लेकिन एटलीस्ट इतना पता हो नीचे के मोल फ्रैक्शन को ऊपर रेप्लिकेट कैसे कर सकते हो तुम लोग। तुम्हें ये भी तो नहीं पता दोनों इक्वली वॉलेटाइल है, क्या सेम टेम्परेचर पे दोनों के फोर्सेस टूट के बराबर पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये जब तक कोई बताए ना भाई ये एक कमाल का केस आया जिसमें जितना मोल फ्रैक्शन नीचे है उतना ही मोल फ्रैक्शन ऊपर है, उसके लिए अलग हेडिंग, अलग क्लास, अलग डीपीपी लानी पड़ेगी मेरे को। बट जब आप शुरू से देख रहे हो, राउल्स लॉ के ग्राफ में मैंने यूं बनवाया था, यूं नहीं बनवाया था, कोई वॉलेटिलिटी बराबर नहीं दी मैंने दो चीजों की। तो जब तक मुझे पता नहीं वॉलेटिलिटी के लिए, मुझे ये तो पता चल गया जरूरी नहीं है एक्स बी जो नीचे है वही कॉम्पोजिशन ऊपर मिले, ऊपर बी की कॉम्पोजिशन अलग हो सकती है, इसीलिए वाई बी। इस पूरे चैप्टर में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस के लिए x और y ही इस्तेमाल किया जाता है फॉर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज एंड फॉर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज रिस्पेक्टिवली। आप इसको उल्टा नहीं कर सकते कि ऊपर वाले को x कह दूं तो नीचे वाले को y, आपकी चॉइस ही नहीं है, ये फिक्स्ड है कन्वेंशन। सो वाई बी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। एक्स ए क्या था? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। क्लियर सबको? ऊपर और नीचे के मोल फ्रैक्शन को बराबर करने के लिए पंचायत दोबारा बैठेगी, टॉपिक नया होगा, तो ये बराबर मत सोच लेना। अब सोचो, इसको मैंने उबाला सॉल्यूशन को, तो ऊपर क्या था? वेपर फेज में YA/YB कॉम्पोजिशन, और इसके फ्यूम्स या इसके वेपर्स को अलग डिलीवरी ट्यूब से ले गए, कंडेंस किया, कंडेंस करके साइड में फिर से लिक्विड बना दिया। कंडेंस करने का मतलब क्या? आइस जैकेट के थ्रू पास ऑन कर दिया, ठंडे पानी के थ्रू बाहर से। वो वेपर्स क्या बन जाएंगे? ठंडे होके फिर से लिक्विड, और नया लिक्विड कलेक्ट कर लिया। क्या वो जो मैंने नया लिक्विड कलेक्ट किया और ये वाला लिक्विड कॉम्पोजिशन मैच करेगी? बिल्कुल नहीं। कहो भाई लिक्विड वाली XA थी मैम, इधर भी तो दोबारा आप लिक्विड ले आए, इसमें भी XA होगी? नहीं, ये लिक्विड में इधर से उबाल के इसके वेपर्स लेके गई हूं, तो वेपर फेज को दोबारा जब मैंने लिक्विड बनाया तो भी गलती से सेम मत कर देना कि एक शब्द आपने लिक्विड बोल दिया, हमने तो कॉपी कर दिया। ये बेवकूफियां आगे होनी है, इसीलिए बता रही हूं। सो लेट्स सी व्हाट आई टोल्ड यू। अगर आपने किसी सॉल्यूशन को लिया, मुझे पता है यहां जो कॉम्पोजिशन है वो YA और YB है, राइट? यहां जो सॉल्यूशन है वो YA और YB है, ऊपर कॉम्पोजिशन। इनके वेपर्स को उठा के मैं आइस जैकेट के अंदर से लेके गई और ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो गई, इसको बोलते हैं डिस्टिलेट। अच्छे क्वेश्चंस में आप देखोगे डिस्टिलेट की कॉम्पोजिशन पूछ रखी है, आधे तो हम यूं समझ नहीं आता डिस्टिलेट की कॉम्पोजिशन पूछने का क्या मतलब है, सॉल्यूशन फेज की कि वेपर फेज की? दोनों के फॉर्मूले हैं मेरे पास, पता नहीं, सोचना पड़ेगा। वेपर फेज को जो ठंडा करके बाहर अलग लेके गए उसको बोलते हैं डिस्टिलेट। तो वेपर फेज का मतलब डिस्टिलेट कॉम्पोजिशन हो गई। क्लियर हो गया सबको? तो अगर कहीं डिस्टिलेट कॉम्पोजिशन की बात करिए तो बेटा आपसे YA/YB पूछा है, XA/XB नहीं पूछा। क्लियर क्लास को? इतना आगे चलो। इफ दिस इज क्लियर टू यू तो भाई अब फिर खत्म करो बात को, YA और YB का फॉर्मूला दो। YA क्या होगा? राइट, टोटल प्रेशर में A का कंट्रीब्यूशन
उसके मोल फ्रैक्शन से ही तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो वेपर फेज में वाई ए इज इक्वल्स टू उसका अपना प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, और वाई बी क्या होगा, उसका अपना प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, क्योंकि टोटल प्रेशर दोनों का एल्जेब्रिक सम था। तो वाई ए और वाई बी का ये फॉर्मूला सबके पास होना चाहिए अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए, कि वाई ए क्या है, उसी का अपना वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। कोई प्योर व्योर नहीं आया अब, राइट? अब कोई पी नॉट ए पी नॉट बी नहीं है, पी ए बाय पी टी, क्योंकि पी टी में दो ही चीज कंट्रीब्यूट कर रही है, एक पी ए एक पी बी। पी ए का मतलब एक्स ए वाई ए और पी बी का मतलब वाई बी, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। तो इस तरह से वाई और वाई बी मेरे को निकालना पड़ेगा। वही क्वेश्चंस दोबारा आ सकते हैं जो किए। अब तक आपसे मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज पूछ रहे थे, अब आपसे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पूछेंगे। किसी वक्त भी बच्चों मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकती हूं, चेक, क्योंकि पी ए क्या होता है राउल्स के हिसाब से, प्योर का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो एक्स ए और वाई ए में अगर रिलेशनशिप निकालने को, डिराइव करने को मेरे को मौका मिला, तो है ना ए की जगह पर आपके पास वाई ए भी आ गया, एक्स ए भी आ गया, वो भी कर सकते हैं। सो ये दोनों लॉज को, दोनों क्या राउल्स हुआ, और उसके बाद वेपर के लिए तो हम वैसे ही ले आए। ग्राफ देखें मैंने सही बनाया है, लीनियर ही बनना है, सिंपल सी चीज है। वाई ए पी ए पी टी, वाई बी पी बी पी टी। अब इन दोनों के बीच ग्राफ बनेगा तो ग्राफ तो लीनियर ही आ गया मेरे लिए। सो ये वेपर फेज हुआ। वेपर फेज की कॉम्पोजिशन और लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन सेम नहीं होगी, उसका फॉर्मूला ही अलग है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? प्रभुनूर क्वेश्चन 6 के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है निकालने को, टोटल प्रेशर पूछा है, यानी आपको फर्स्ट पार्ट करना रहा होगा पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जितना मैं सेंस कर सकती हूँ ये निकालने में मुसीबत होती होगी इसमें। ग्राम ग्राम दे रखे होंगे क्लोरोफॉर्म और उसके, ये निकले और ये दिए और पी टी निकाल लिया तुमने। अच्छा मेरी क्लास मेरे को बताए इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। तो फर्स्ट पार्ट में तुम ये काम करके आए हो। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो ये y आ गया। अब तुम ऊपर p निकाल के आए हो, इसका pt तुमने रिपोर्ट किया है ऑलरेडी, तो कोई नई कैलकुलेशन नहीं आ रही। दिस डिवाइडेड बाय pt उसी वक्त, अब ये कैसे निकाला, ये ऊपर तुमने काम किया है, तो उसी वक्त आप मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एंड ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल के रिपोर्ट कर सकते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बिल्कुल एक चीज क्लियर है। पार्ट 1 में एक्स ए एक्स बी की हेल्प से पीटी निकाला, एक्स ए एक्स बी की हेल्प से पी ए और पी बी निकाला, और अगले पार्ट में उसी बात को इस्तेमाल कर दिया आपने। आपको ये तो गिवन ही है, राइट? इसको तो आपको दे ही रखा होगा। पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, देखो 415 की जगह 115 होगा, वो आप कर लेना जो वैल्यू की बने। हो सकता है मेरे पास जो क्वेश्चन रहा हो उसमें 415 हो, जहां बुक से मैंने लिया और डीपीपी में 115 गया हो, ठीक है? उस चीज को आप इतना लोड मत लेना। क्वेश्चन में पी नॉट गिवन है, हमारे क्वेश्चन और डीपीपी के क्वेश्चन में वैल्यू का फर्क वेरी मच हो सकता है। इट कैन बी अ प्रिंट मिस्टेक देयर ऑल्सो, बट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। आपको पी ए को पी टी से डिवाइड करना है। पी ए और पी टी आप ऊपर वाले पार्ट में निकाल के आ रहे हो, और उसको डिवाइड करके आपके पास एक्स ए वाई ए, कोई एक निकाल लो, वाई दूसरा वाई तो आपको पता ही है 1 में से माइनस करना है, तो इतनी मेहनत मत करना। देयर इज नो नीड कि आप अगले का निकालने लगो। आपको एक का निकल के आ जाता है वाई, तो दूसरे का वाई तो आपको पता ही है क्या करना है, 1 में से माइनस करना है। फॉर द सेक ऑफ राइटिंग हम लिख देते हैं, बट एक का वाई निकाल लिया, दूसरे का वाई निकल जाएगा। समझ आई बात? एक तरीका है, आपके पास नोट्स में हो तो डिराइव करते वक्त फंसोगे तो देखने को काम आएगी। मैं भी डिराइव भी करवाने वाली हूँ, ये बहुत इजीली आप निकाल लोगे। बट एक बार इसको फॉर योर ओन सेक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट यही क्वेश्चन नंबर 12 इसी के आसपास का है, मैं आपको डिराइव कराऊंगी। नोट करो इसको, ये सब डिराइव हो रहा है अभी।
कर पाओगे इफ रिलेशनशिप बिटवीन वाई ए एंड पी टी इज गिवन, तो तुम ग्राफ बता पाओगे। ठीक है, इसका फायदा ये नोट करने का, इफ रिलेशनशिप बिटवीन दिस वाई ए और पी टी इज गिवन, तो अब ये सोचिए आप लोग, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो बन रहा है ये इक्वेशन, ये y है वो उधर चला गया, एक सेकेंड, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y साइड उधर गई, ये रहा एम एक्स और ये रहा c, कि अगर किसी ने रिलेशन दे रखी है तब तो तुम ग्राफ पकड़ पाओ स्ट्रेट लाइन किसके और किसके बीच में होगा। कि रिलेशनशिप ना याद हो, क्वेश्चन में रिलेशनशिप दी हो तो उसको हैंडल करना आता हो, तो y एक्सिस पे क्या डाला है और x एक्सिस पे क्या डाला है वो दिख रहा है। स्लोप और इंटरसेप्ट को मैंने लास्ट क्लास में बहुत प्रॉपर क्लियर किया था आपको। तो जिन लोगों ने ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी या लास्ट क्लास यहां पर नहीं लगाई, आई थिंक एक तो 90 आपने नहीं लगाई, एक आपने नहीं लगाई, राइट, वो इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं, वो अगली क्लास से पहले 10-15 मिनट पहले आके इसको डील कर सकते हैं। तो क्या स्ट्रेट लाइन आएगा 1/p टोटल वर्सेस वाई ए? चेक करो, बिल्कुल। और उसका ये क्या होगा? इंटरसेप्ट, और ये क्या होगा? स्लोप। एटलीस्ट सॉरी, ये होगा स्लोप, ये होगा इंटरसेप्ट। अब तो प्रूफ ही हो गया, आपको आ गया। वो देखो, बस उसको ध्यान से पढ़ना है। उसमें कह रखा है क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव, इसकी डेरिवेशन ला रही हूं, क्वेश्चन 12 जब पकड़ूंगी। दो लिक्विड हैं x और y जिन्होंने आइडियल सॉल्यूशन बनाई है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब 1 मोल x का हो 3 मोल y के। तो केस 1 क्या था? x का मोल फ्रैक्शन 1/4, y का मोल फ्रैक्शन 3/4, क्योंकि दोनों के मोल्स मेरे को दे रखे। ऐसे ही क्वेश्चन नीट और जेई में सिंपल क्वेश्चन आने हैं तो ऐसे आने, इनको कहते हैं डायरेक्ट। ये इजी आ गया तो बड़ा ही एकदम डायरेक्ट आ गया, ये है वो क्वेश्चन। सो इसके आगे मुझे बोला गया है जब ये रेशो था मोल फ्रैक्शंस का, या ये वैल्यू थी, तब प्रेशर कितना बोला गया है बच्चों? 550 मिलीमीटर Hg। अब मैंने उस सॉल्यूशन में क्या किया? 1 मोल y का और डाल दिया, तो फ्रैक्शन चेंज हो गया दोनों का। तो जो पहले 1/4 3/4 था, अब वो क्या हो जाएगा? 1/5 और 4/5। और टोटल प्रेशर 550 की बजाय कितना हो गया? 560। तो आपसे इसके अंदर क्या पूछा गया है? वेपर प्रेशर ऑफ x एंड y इन देयर प्योर स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। आपके सामने है, मैंने सिर्फ केसेस को पुट किया है। अब 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन, इसके आगे का मैथमेटिकल काम टोटली आपका। क्वेश्चन की नब्ज को समझना मतलब गिवन चीजों को प्रॉपर लिख पाना, ये सभी लोग देख पाएंगे, कर पाएंगे। क्वेश्चन 4, consider a binary solution of 2 volatile liquid component 1 and 2. x1 and y1 are the mole fraction of component 1 in liquid and vapor phase. तो x और y वही हैं जो हमें सिंबलाइज करके कहेंगे। The slope and intercept of the graph या linear plot of 1 by x1 versus 1 by y1। तो मेरे को इन दोनों के बीच का ग्राफ पूछा है। जब भी कोई ग्राफ इस तरह से पूछते हैं, सबसे पहले y एक्सिस रिपोर्ट होती है, बाद में x एक्सिस रिपोर्ट होती है, बड़ी स्टैंडर्ड सी चीज है। तो जिसके और जिसके बीच में पूछा है, फर्स्ट थिंग शुड बी ऑन y एक्सिस। इसमें सिर्फ इस वजह से मेरी डेरिवेशन के स्टेप्स बढ़ गए। काश इन दोनों के बीच पूछा होता तो मेरे 2-3 स्टेप कम हो जाते। इसीलिए इस पे जोर दे रही हूं कि मैं 1/y1 is to 1/x1 लेती तो मेरी डेरिवेशन शायद थोड़ी छोटी हो जाती। बट अब मेरे को y एक्सिस पे कौन रखना है, x एक्सिस पे कौन रखना है, ये मैं मर्जी से नहीं चूज कर सकती, क्वेश्चन ने कह दिया। तो मेरे को डेरिवेशन ऐसी करनी होगी कि एक साइड तो 1/x1 या 1/y1 आए और दूसरी साइड 1/ जो भी उसके ऑपोजिट है वो आए। मुझे डेरिवेशन में अब एक ही मुद्दा रखना है, ये दोनों मिलने चाहिए अकेले अकेले। फिर ठीक है, स्लोप और इंटरसेप्ट ढूंढ लेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी ढूंढ लेंगे। हिंट तो दे रखी है, लीनियर है, क्वेश्चन में बोल रखा है लीनियर है। तो यानी मेरे को y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में कुछ डिराइव करना है, इन दोनों का रिलेशनशिप, बेसिकली x और y का रिलेशनशिप निकालना है। तो लेट मी स्टार्ट। तो मैं किसी भी सोल्यूशन के लिए ये तो लिख सकती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एवरीवन, ये तो हम करके ही आ रहे हैं, लास्ट क्लास से यही चल रहा है। फिर y1 ये होता है, अभी करा के आई, P1 की जगह P1 नॉट x1 लिख दो, राउल्स लॉ,
राइट। तो y1 इज इक्वल्स टू दिस, चेक। pt की जगह क्या लिख दिया जो आना चाहिए, p1 नॉट x1, इसके लिए होगा। मेरे को कराना तो मेरे को एक एक स्टेप लेना है, आपको खुद करना होगा ना। जब आप y1 की जगह सीधे p1 बाई pt के बाद सीधे ये लिखोगे कि पता ही है p1 क्या होने वाला है ये और pt क्या होने वाला है ये। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस में अब मुझे एक चीज दिखने लग गई, वो दो चीजें आ गई भाई जिनके बीच में ग्राफ है। ऑब्वियसली रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 1 बाय x1 1 बाय y1 के लिए, बट मेरी शुरुआत तो हो गई। और जो 4 ऑप्शन दे रखे उसमें सारा p नॉट p नॉट p नॉट पड़ा है। तो मेरे को pt उड़ाना है, मेरे को चीजें हटानी है, मेरे को ये भी सोचना है क्या हटानी है। तो इसको रेसिप्रोकल कर दूं दोनों साइड, चेक कर दिया रेसिप्रोकल मैंने। रेसिप्रोकल करने के बाद इन दो को अलग कर दूं, कोई मुश्किल तो नहीं है। यहां तो 1 आएगी और आपको दिख रहा है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरे ऑप्शंस में क्वेश्चन में x1 और y1 चाहिए, मेरे को x2 हटाना पड़ेगा। तो x2 हटाने के लिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल 1 माइनस x1 कर दिया, इसको ये आ गया। अब इसके बाद दिस और ये पूरा का पूरा चेक कर लो, यहां से बस थोड़ा सा काम किया, ब्रैकेट खोल दिया। तो ब्रैकेट खोल के मेरे पास ये चीज आ गई। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस, इसको तोड़ दिया 2 टुकड़ों में। अब तोड़ने का पर्पस क्या है, मेरे को x1 अकेला चाहिए, मेरे को बस उसको सबसे अलग करना है धीरे धीरे। 1 बाय x1 चाहिए मेरे को। जब मैंने इन दोनों को तोड़ दिया तो ये आ गया p2 नॉट डिवाइडेड बाय दिस, p2 नॉट x1 डिवाइडेड बाय p1 नॉट x1, x1 कट गए उसके, और ये सिंप्लीफाइड वे में आ गया। अब मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रही हूं आपस में। जब इसको और इसको सिंप्लीफाई कर रही हूं, वही एलसीएम लेके जो आप करते हैं, ठीक है, चेक। मैंने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आता है, 1/y1 तो है ही, इसको मैंने पहले ही निकाल के लिख लिया, 1 माइनस p2 नॉट बाय p1 नॉट, एंड आई एम विद दिस। यहां तक क्लियर सबको। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं इस पूरे को उठा के, क्योंकि मेरे को 1 बाय x1 अकेला चाहिए, मेरी कोशिश है 1 बाय x1 कुछ ऐसे ले आऊं, मतलब अलग से मिल जाए, mx प्लस c लाना है ना मेरे को। ये उठा के मैं इधर ले गई तो चेक, सिंपल इक्वेशन, मैथमेटिकल चीजें कर रही हूं मैं एक इक्वेशन के साथ। अब आगे अच्छा नहीं लग रहा मेरे को बताते हुए, इसको यहां ले गई, ये कर दिया, इतने बड़े बच्चों को। अब देख लो, सिंपल 9th 10th 11th की मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो मैंने किए। इसका ब्रैकेट ओपन किया तो इससे भी किया, इससे भी किया। ऑफ कोर्स मैं खुद करते करते यूं काट गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इससे नहीं मल्टीप्लाई किया। नीचे देख लो, दिस इज हाउ इन प्लेस ऑफ लर्निंग आई विल प्रेफर ऑन दिस। ये डेरिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, सीधे जेईई एडवांस के क्वेश्चन में इसके ऊपर ग्राफ मिलेगा, ग्राफिकल एप्टीट्यूड आएगा इसमें। तो जब इसके ऊपर ग्राफ मिलेगा, ये हैंडलिंग कर रखी होगी तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, घुस तो सकते ही हैं। अभी पहले इसका सिंप्लीफिकेशन सभी लोग देख लीजिए मैंने क्या किया है। नाउ y एक्सिस पे मेरे को 1 बाय x1 चाहिए था, शुरू से इसी लड़ाई पे थी। काश मेरे को रिवर्स चाहिए होता तो 1 बाय y1 तो शुरू से ही अकेला था, तो मेरे लिए इतने लंबे स्टेप्स बहुत छोटे हो गए होते। तो 1 बाय x1 इज इक्वल्स टू दिस दिस। तो ये अब सोचो बच्चों, x एक्सिस पे ये आ गया 1 बाय y1, तो स्लोप पकड़ लेंगे बच्चे, p1 नॉट बाय p2 नॉट। इस पे जेईई एडवांस में आपको न्यूमेरिकल मिलता है, तो स्लोप आपके पास क्या मिलता है, प्योर के प्रेशर दे रखे हैं, आप बड़े आराम से स्लोप रिपोर्ट कर सकते हो उसके, डिवाइड ही तो करना है प्योर को। और दूसरी तरफ इंटरसेप्ट मिल गया। मैं देखते हैं इंटरसेप्ट किसको चूज करूंगी, यही 12वां क्वेश्चन। दिस उन्होंने और डिफरेंट कर रखा है, इसको यूं कर दिया बस, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करके। इस क्वेश्चन में मेरे को प्योर प्रेशर का रेशो दे दिया, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का रेशो दे दिया, और पूछा शायद मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज है, एक्स ए एक्स बी। तो एक्स ए आ गया तो एक्स बी आ जाएगा, एक्स बी आ गया तो एक्स ए आएगा, या कोई भी पूछा हो मेरा काम चल जाएगा। जब मेरे को ये रेशो गिवन है तो वाई ए को ओपन करने के लिए मैं पी ए बाई पी टी, पी बी बाई पी टी लिख लूं, पी टी कट जाना है, मेरे पास रेशो आ गया 4/3। अब पी ए की जगह मैं राउल्ट से ओपन कर दूं, पीबी की जगह मैं राउल्ट से ओपन कर दूं, क्योंकि मेरे को एक्स के बारे में बात करनी है, तो मेरे को एक्स तो लाना ही है इक्वेशन में, क्वेश्चन ही एक्स को मांग रहा है तो मैं ले आई। अब क्वेश्चन में अगर एक्स भी मांगा है तो फिर इसको एक वेरिएबल बनाना तो मेरे को आता ही है, एक्स ए की जगह क्या लिख दूं, 1 माइनस एक्स बी।
आंसर इज 1/5.2। तो ये इंटीजर टाइप में भी मिल सकता है आपको और इन सिंपल ऑप्शंस में मिल सकता है। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में। उस दिन इसको 1 मिनट लगता है करने में। ये वो न्यूमेरिकल है जिसको देखते हम खुश होते, 1 मिनट में हो गया, वो भी किसका? चैप्टर सॉल्यूशंस का, जिसकी में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। जो आप राउल्स लॉ का वो पीटी वाला देख के आए हो, मोल फ्रैक्शन निकालो इतने ग्राम का, ये करो, वो आता है बोर्ड्स में और ये आता है कॉम्पिटिशन्स में। यहां तक क्लियर सबको? 17th क्वेश्चन सबको मेरे साथ सुनना है। जिनका नहीं हुआ उनको, जिनका हो गया, अगर उनकी मेथड लंबी थी या वो खुद नहीं सोच पाए क्या करना है और कहीं से थोड़ा देखना पड़ गया, तो उनको जरूर सुनना है, क्योंकि यहां मैं अप्रोच सेट कर रही हूं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अब तक आपने मेजरली 2 लॉ पढ़े, हेनरी और राउल्स, और आपको पता है राउल्स इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी। तो दोनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन है। तो चेक द लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें लैंग्वेज में बड़ा गड़बड़ है टोटल। इसके बाद हम फिर अपने एनसीईआरटी के बेसिक टॉपिक पे शिफ्ट हो रहे हैं। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 4 mol% सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितने गजब तरीके से दिए, 4% नहीं बोला है, 4 mol%। 100 मोल में 4 मोल, टोटल 100 मोल में 4 मोल अमोनिया के। मोल परसेंट का मतलब ये, एक आम तौर पे बच्चा कई बार 4% लेके कुछ कंफ्यूज हो सकता है, हालांकि उससे भी बात वही पड़ेगी, बट मोल परसेंट का मतलब है कि इसके 100 में 4, तो कुल मिला के मोल फ्रैक्शन जब मैं निकाल, मोल परसेंट आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया था, मोल परसेंट का मतलब मोल फ्रैक्शन ही हो जाता है, राइट। सो अगर मेरे को 100 में 4 मिल रहा है तो एक में कितना? 0.04 फ्रैक्शन पर होता है ना एक में, तो एक में कितना है? 0.04 मोल्स किसके? अमोनिया के, और 0.96 मोल्स किसके? वाटर के। ये मेरे पास सॉल्यूशन की सिचुएशन दी, और इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर शायद 60 दे रखा है, देखिए। अब मेरे को देखना और क्या क्या दे रखा है। प्योर वाटर का प्रेशर दे दिया, चलेगा। पूछा क्या है, पढ़ो। आपसे पूछा है टोटल प्रेशर निकालो अगर अमोनिया का इतना परसेंटेज था। भाई फिर ऊपर वाला क्यों दिया? प्योर वाटर तो यहां भी प्रेशर वही करेगा, प्योर वाटर तो यहां भी प्रेशर वही करेगा। कोई तो कंफ्यूज हो सकता है मेरे जैसा उसमें कि जब पूछा ही इसका है, मेरे को इसकी जरूरत क्या है? पीडब्ल्यू तो सब में ही सेम होगा, प्योर वाटर का प्रेशर तो इसमें ही सेम होगा। तो अब मेरे को समस्या ये है कि कैसे रिलेट करूं, तो मैं क्वेश्चन की अप्रोच कैसे, देखो सॉल्यूशन देख के हर कोई कर लेता है। मेरे सामने एक क्वेश्चन आया तो मैं पहली चीज क्या करती हूँ, हमेशा रिवर्स से शुरू करूंगी। पूछा क्या है, मुझे क्या करना, गिवन क्या है। पूछा है पीटी, अगर अमोनिया की परसेंटेज इतनी, तो पीटी कैसे निकलेगा? अमोनिया का प्रेशर और वाटर का प्रेशर ऐड कर दो। अमोनिया इज अ गैस, और क्वेश्चन में दे दिया गया हेनरी लॉ यूज करना है, तो गैस है अमोनिया, तो उसके लिए मेरे को बातें नहीं भाई, गैस है अमोनिया तो मेरे को हेनरी से उसका प्रेशर निकालना है, और फिर मेरे को वाटर का प्रेशर निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है बस। तो पहले आप इस अप्रोच को समझिए। यहां मेरे को क्या करना है, इसका प्रेशर हेनरी से निकालो, इसका प्रेशर राउल्ट से निकालो, ऐड कर दो। और इसका प्रेशर राउल्ट से निकालने के लिए आप सोचो प्योर मेरे को दे रखा है, और इस वाली सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.95 वाटर का, और बचा हुआ किसका? 0.05 अमोनिया का। तो मेरे को इसका मोल फ्रैक्शन भी दे रखा है 0.95। दिक्कत क्या है, मैं प्रेशर ऑफ वाटर निकाल के बैठी हूं, कितना कॉन्फिडेंस आ लेता है, लो राउल्ट तो यूज ही हो गया। अब सिर्फ मेरे को अमोनिया का प्रेशर निकालना है, ऐड करना है। द मोमेंट आई शिफ्ट टू अमोनिया का प्रेशर, KH नहीं है, तो KH के लिए मेरे को लौटना पड़ा केस 1 पे। तो केस 1 से KH निकाल के केस 2 में पुट करना है। तो नाउ चेक केस 1। केस 1 में मेरे को प्रेशर ऑफ अमोनिया डाल्टन लॉ से, कोई लॉ नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन में, तो मेरे को केस 1 में चाहिए दे दो मेरे को प्रेशर ऑफ अमोनिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया तो 0.04 दे ही रखा है, और KH में निकाल लूंगी। कैसे निकालूंगी? डाल्टन लॉ से। टोटल प्रेशर पढ़ो कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 60 शायद,
60 पुट कर देंगे, ये निकालना है, इसका क्या करूं, प्योर का दे रखा है और ये 0.96 था, तो मेरे को वो ये तो आ गई सेगमेंट राउल्स लॉ से, ये मैं निकालने चली थी, ये गिवन है। आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इन पहली सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इन पहली सॉल्यूशन यहां पुट करी, यहां मोल फ्रैक्शन 0.04 पुट किया, हेनरी कांस्टेंट आया। हेनरी कांस्टेंट आने के बाद अब ये हेनरी कांस्टेंट मैंने दूसरे केस में अप्लाई करना है। तो अब देखिए ये हेनरी कांस्टेंट जो यहां से निकल के आता है, कितना आया हेनरी कांस्टेंट बच्चों, दिस, ये हेनरी कांस्टेंट मैंने यहां पुट किया, मोल फ्रैक्शन आपको पता है 0.05 था, आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया आएगा, इससे और इससे जो प्रेशर आया उनको ऐड करके आपका टोटल प्रेशर आएगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आइडियल सॉल्यूशन वो होती है जो राउल्स लॉ ओबे करती है, एंड ऑब्वियसली नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होगी जो राउल्स लॉ ओबे नहीं करती। मतलब क्या है इस बात का, ओबे करना ना करना, उसे समझते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है आपने ऑन पेपर, न्यूमेरिकल क्या कर रहे हो आप, लैब में जाके तो नहीं देख रहे सब कुछ, आप ऑन पेपर कर रहे हो, और ऑन पेपर आप क्या करते हो, हमसे क्या मांगते हो, आप प्योर वाटर का प्रेशर दे दो, दे दिया, मोल फ्रैक्शन दे दो, दे दिया, मल्टीप्लाई किया, और आप यहीं बैठे बैठे कह दोगे पीए इतना होगा मैम। मैं गई लैब में और लैब में गई, वही मोल फ्रैक्शन जो तुमको दिया उतना ही मोल फ्रैक्शन मैंने डाला सॉल्यूशन में ए का, और उसका प्रेशर भी वही है जिस टेम्परेचर पे दिया जो होना चाहिए। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तुम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को डिक्लेयर कर दिया पीए है प्रेशर ए की वजह से, इतना तो याद है सबको। लेकिन जब मैं लैब में गई तो मुझे पता चलता है जो हम आरएचएस कर रहे थे मल्टीप्लाई करके, शायद मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही थी 102 मिलीमीटर Hg इन माय नोटबुक व्हेन आई वाज कंसीडरिंग राउल्स, बट लैब में सब कुछ सेम करने पर एक्चुअली में वैल्यू आई 101। ओबे नहीं हुआ, इज इक्वल्स टू नहीं आ सकता इनके बीच में, कम भी हो सकती है ज्यादा भी, मेरा मन आया मैंने 102 101 लिख दिया, हो सकता है बढ़े, बट खैर विल डिस्कस। सो किसी भी एक कंपोनेंट की वजह से लगने वाला प्रेशर, लिसन केयरफुली, किसी भी एक कंपोनेंट की वजह से लगने वाला प्रेशर, उसके प्योर को मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन कर रही हूं तो उससे मैच नहीं कर रहा, अगर ऐसी सॉल्यूशन को क्या बोलूंगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब अगली क्लास में ज्यादा लंबा डिस्कशन होगा, ये अगर सही नहीं था तो फिर हम कर क्या गए इतनी देर से, अगर यही सही नहीं है, मैं तो सारा कुछ इसी पे किया है, पीए निकाला, पीबी निकाला, रिज्यूम किया, सही है, लैब में तो नहीं गए, और ऐड करके पीटी, और पीटी के बाद फिर वाईए वाईबी भी निकाल के बैठे, और तो डिस्टिलेट के भी निकाल लिए हमने। तो अगर यही सही नहीं है तो यस, आपने ध्यान दिया होगा आज क्लास में मैंने कहा जो मैं सॉल्यूशंस दे रही हूं ना, ध्यान रखना बेंजीन टॉलुइन, राइट, मैं सॉल्यूशंस जो दे रही हूं उसमें कॉम्बिनेशन कुछ सोच के दिए जा रहे हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन दिए गए वो सारे एक्चुअली आइडियल थे, नॉन आइडियल वाले आपके सामने ही नहीं लाए गए, वो अब लाए जाएंगे ताकि मेरे वो न्यूमेरिकल्स खराब ना हो, गलत ना हो। तो अब तक जो दिए जा रहे थे वो थे ही सारे आइडियल। तो एनीवेज, अगर आइडियल सॉल्यूशन कोई और कोई भी कंडीशन होती है, यस, डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0, एक एक पॉइंट को इवेल्युएट किया जाएगा अभी प्रॉपर। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है, दो चीजों के मिलाने पे टेस्ट ट्यूब अगर गर्म हो रही है एक्सोथर्मिक, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो रही है एंडोथर्मिक, वो आइडियल नहीं है। अगर इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 है, ना टेस्ट ट्यूब गर्म हो, ना ठंडी हो, ना वो एंडोथर्मिक होना चाहिए, ना वो एक्सोथर्मिक होना चाहिए, तभी वो आइडियल सॉल्यूशन है। मैंने ना देखी ऐसी कोई सॉल्यूशन, बट है अगर, ठीक है। वॉल्यूम मिक्सिंग भी 0, वॉल्यूम मिक्सिंग 0 का क्या मतलब है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिद्दी सा है तो कर लेते हैं। 5 ml सोल्यूट में 3 ml या जो भी 3 ml सोल्यूट 5 ml सोल्यूट में डालें तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आना चाहिए, लेकिन जब मैंने नापा तो वो ये आया 0.1 ml का हेरफेर हो गया, तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट 0। 8.1 भी आ सकता था,
तो अगर मेरे पास वॉल्यूम मिक्सिंग 0 है तब तो आइडियल है, और अगर वॉल्यूम मिक्सिंग 0 नहीं है, वॉल्यूम सिकुड़ गया, सिकुड़ा होगा जबकि नहीं सिकुड़ना चाहिए था, बट सिकुड़ेगा, कम होगा, कंप्रेस होगा, गैस नहीं है लिक्विड है फिर भी कंप्रेस होगा, तो पक्का वो नॉन आइडियल है। तो पहले तो आइडियल की कंडीशंस जस्ट आपको बताई जा रही हैं, और ऐसी तीनों कंडीशंस कब फॉलो होती हैं? जब यहीं से वो हिस्सा शुरू होता है जो आप साल के एंड में फिर मांगते हैं कि मैं माइनर टेस्ट भी रखती हूँ, तो बस आप आधा घंटा ना टेस्ट से पहले एक बार डेविएशन फिर से सारी बता देना हमको, उसके पीछे के लॉजिक। तो कोशिश करिए अपना वो आधा घंटा बचाइए। सॉल्वेंट एक अलग कंटेनर में पड़ा है बच्चों, सोल्यूट एक अलग कंटेनर में पड़ा है, राइट? मिक्स करने से पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में कोई वैन डर वाल्स फोर्स लग रहा होगा, कोई भी, मे बी लंडन फोर्स, मे बी डाइपोल डाइपोल। सोल्यूट के कंटेनर में उनके बीच में उनके वाले वैन डर वाल्स फोर्स लग रहे होंगे, शायद डाइपोल डाइपोल, जो भी है सेम तो नहीं होंगे। एक में डाइपोल डाइपोल, दूसरे में डाइपोल डाइपोल, तो उनके डाइपोल की वैल्यू ही डिफरेंट होगी, तो इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड तो दोनों का अलग होगा, बोथ कैन नॉट बी सेम। जब इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो नए इंटरेक्शन कौन से होंगे? तोड़ तो ये रहे हो तुम दो को मिक्स करने में, और बना ये रहे हो। तो अगर तोड़ने में भी उतनी ही हीट लगती 10 किलो जूल जितनी बनाने में इवॉल्व होती 10 किलो जूल, तब बन सकती है आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन इधर मैंने लिया अमोनिया, इधर मैंने लिया वाटर। भाई अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी? वाटर की। वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने में तुमको जान लगेगी, लेकिन जब अमोनिया और वाटर के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उतनी एनर्जी निकलेगी नहीं। हाउ इट कैन बी डेल्टा एच मिक्सिंग 0? तो जब तक सारे इंटरैक्शन सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होते तब तक आइडियल गैस नहीं बन सकती। जो भी प्राणी क्लास में मेरी तरफ नहीं देख के पढ़ रहा, मेरी तरफ देख के नहीं सुन रहा, वो नहीं पढ़ रहा है। सो थ्योरेटिकल टॉपिक में भी अगर आप अपनी कॉपी में कुछ लगे हुए हैं, मैं बार बार कह रही हूं, मैं ये टॉपिक रिपीट नहीं करवाऊंगी, मतलब इस क्लास में तो। सो प्लीज वेन एवर आई एम टीचिंग दैट टू अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री की समस्या ये है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और आ रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। इसकी कोई कैप्सूल नहीं आएगी कि डाल दी मुंह में आ जाएगा। सो आई नीड यू पीपल हेयर, दोज हु आर बिजी इन देयर कॉपी डूइंग व्हाटएवर। क्लियर? सो अब आपके पास तीनों के इंटरेक्शन बराबर होंगे तो ना तो वॉल्यूम श्रिंक होगा। सोचो बाद में जो ए बी बना उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग था, तो वॉल्यूम थोड़ा श्रिंक होने के चांस है, और या बाद वाले फोर्स बहुत ही वीक हुए तो शायद सॉल्यूशन थोड़ी फैल जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी गड़बड़। इसी तरह से डेल्टा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी गड़बड़। यानी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मुद्दा सारा ये आएगा, जिसके लिए हमें कभी पूरा एक लेक्चर चाहिए। तो अब आप आइडियल नॉन आइडियल के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी, इन केस कल को कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है, राइट डिफरेंसेस, इस साल थोड़ा सब्जेक्टिव को और स्ट्रांगली हम पकड़ेंगे आफ्टर अगस्त सितंबर, क्योंकि बोर्ड में भी आपको क्वालिफाई करना है, और बोर्ड के पेपर वालों को अब बहुत फील हो रखा है, उनको 20-25 साल से कोई वैल्यू नहीं मिली है, बोर्ड का पेपर तो आसान आता है, तो अब वो सारे 20-25 साल की कसर निकाल रहे हैं, पेपर बहुत टफ आ रहा है। 11% पेपर सिर्फ क्रीम स्टूडेंट के लिए, तो उसी को टारगेट करना है। तो अगर आपके पास आ जाए और आपने सारे डिफरेंसेस में से एक भी छोड़ दिया, आपके नंबर कटेंगे। तो ये आपके पास नॉन आइडियल और आइडियल का मतलब है। ऐसा हुआ क्यों? फिर जो हम पढ़ के आए वो गलत था, फिर नया क्या है, इसके लिए पढ़ता है नेक्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट हाफ इज डन। तो आइडियल नॉन आइडियल पॉइंट समझ आ गए सबको? किसी को नोट करना है कर ले, मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली विजुअलाइज करा के ये कॉन्सेप्ट सेटल करना चाहूंगी। इफ समबडी वांट्स टू नोट इट क्विकली। बाकी कोई मेरे को अपनी तरफ से गेस करके बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा, राउल्स लॉ क्यों ओबे नहीं हुआ होगा। मैं डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग तो बात ही नहीं कर रही, क्यों ये सेम। इसमें मेरे से एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो रही थी, और वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी तुम आइडेंटिफाई करो, डायग्राम देखते तो कर ही लोगे यार। दोबारा सुनो राउल्स क्या था। अब मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, मेरे सिर्फ बोलने के तरीके से आइडेंटिफाई करो। राउल्स कहता है, आप, हाँ जी कुछ आ रहा है, आ सकता है,
हम वेट कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपना टोन चेंज करूंगी और तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैंने अपनी टोन चेंज करनी है, आपको समझ आ जाएगा मैं कहां पर पॉइंट आउट करना चाह रही हूं। राउल्ट्स कहता है जब आप दो चीजों को मिक्स करते हैं, दो चीजों को एक कंटेनर में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं, पीए की वजह से लगने वाला प्रेशर इस कंटेनर में, पीए की वजह से लगने वाला प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा था? इसका मोल फ्रैक्शन। अब नहीं तोड़ो, बड़ी मुश्किल शब्द जोड़ रही हूं, अब फोकस मत तोड़ो कि तुम्हें ये पता चलना चाहिए बस पिछली क्लास में मैंने सिर्फ एक शब्द को रोका हुआ है, वो भी पकड़ना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं ए और बी दो चीजों को मिक्स कर रही हूं, ए की वजह से इस कंटेनर में एग्जर्ट होने वाला प्रेशर इज इक्वल टू इस कंटेनर में उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे कंटेनर में प्योर पड़ा है उसका प्रेशर। क्या भाई मजाक लगा रखा है तुमने? प्रेशर इस कंटेनर में निकालना है और मोल फ्रैक्शन तुम इस कंटेनर का ले रहे हो, और जब वो अलग से अकेला पड़ा है मल्टीप्लाई उस प्रेशर से कर रहे हो। आज मैंने इस क्लास के शुरू में कोशिश की थी अलग से पीए बनाने की, क्योंकि मेरे को लेके आना था यहां पे। आप ये सोचिए जिस कंटेनर में मोल फ्रैक्शन है उस कंटेनर के मोल फ्रैक्शन को तुम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? वही ए जब एक अलग कंटेनर में अकेला पड़ा होता तो मींस एक बहुत बड़ी बेवकूफी, एक बहुत बड़ी बात इग्नोर हुई। ए जब बी के साथ आता है तो कहीं इनके बीच में ऐसी कोई इंटरेक्शन तो नहीं बन जाती जो वेपर प्रेशर पे असर पड़ जाए। वेपर प्रेशर के फैक्टर्स पढ़े हमने, इट डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन। जिसका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा उसके वेपर्स कम बनेंगे। भाई अकेला ए तो राजा था, उड़ रहा था, और जैसे ही ए के साथ आई बी रानी, पकड़ लिया उसने, बेटा उड़ना नहीं है। वही ए जो उधर उड़ उड़ के वेपर प्रेशर बनाई जा रहा था, ए को बांध दिया रानी ने कि बेटा अब रुक रुक तो जो बाद के इंटरेक्शन है तुम उसको तो भूल गए, वो जो अकेला कर रहा है उसके हिसाब से सोच लिया दुकेले में भी वही करेगा। सॉरी, इट डू नॉट हैपन इवन इन रियल लाइफ। ये तो बहुत अलग बात है, यू कैन लाफ ऑन इट बट इट इज ट्रू, इट्स हार्ड फैक्ट, ठीक है। सो ये हमसे बेवकूफी हुई कि हम अकेले राजा को ही देखी जा रहे थे। हाउ कैन वी इग्नोर अदर पर्सन? सो यहां पे अगर आप एक कंटेनर में दो चीजें डाल रहे हैं, एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन, ऊपर आता है पीएपीबी, आप राउल्ट्स को सही मान रहे थे तो क्या सोच रहे थे? प्रेशर ड्यू टू दिस ए मस्ट बी इक्वल टू, जब ये अकेला प्योर में प्रेजेंट था तो इसका प्रेशर 100 था, अब ये किसी और के साथ है और इसका हिस्सेदारी उसमें है 40%, तो मैंने मोल फ्रैक्शन इसका दे दिया 0.4 सपोज, और मल्टीप्लाई करके मैं इस कंटेनर का प्रेशर दूसरे खाली हुए दूसरे प्योर कंटेनर के प्रेशर से रिलेट कर रही हूं। कोई लॉजिक ही नहीं था, बट इसको सही शब्दों में कैसे डालना पड़ेगा? राउल्ट्स इग्नोर्ड इंटरैक्शंस डेवलप्ड व्हेन ए एंड बी मिक्स्ड टुगेदर। जब ए और बी को मिक्स किया गया उस वक्त जो नई इंटरैक्शंस बनी, राउल्ट्स ने उसको इग्नोर कर दिया एंड वी थॉट कि ये हो गया। लेकिन जो क्वेश्चंस किए वो गलत नहीं है। वेरी लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में राउल्ट्स हमेशा एप्लीकेबल है, कोई इंटरेक्शंस देखने की जरूरत नहीं, नाम मात्र सोल्यूट है, वहां क्या ही होलेगा। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशंस में आंख बंद करके हम राउल्ट्स लगाएंगे, या फिर ऐसी सॉल्यूशंस जिसमें दोनों एक जैसे हैं, जैसे कि टोल्यूइन और बेंजीन, दोनों ही नॉन पोलर, इसमें भी इंटरेक्शन लंडन फोर्सेस, इसमें भी इंटरेक्शन कौन से? लंडन फोर्सेस, और जब दोनों मिले टोल्यूइन बेंजीन सॉल्यूशन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। इनके बीच में भी सेम मैग्नीट्यूड का इंटरेक्शन, लेकिन ये उस बात से कैसे रिलेट होता है? दिस इज अ सेपरेट टॉपिक जिसकी तरफ मैं बढ़ रही हूं, लेकिन वो बताऊं उससे पहले ये समझ आ जाना चाहिए, टॉपिक के एंड में समझ आए तो मजा नहीं आएगा, पहले ही पता हो कि हम क्या बेवकूफी करके आए थे। एक अलग कंटेनर के प्रेशर को एक अलग कंटेनर के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके प्रेशर आउटपुट दे रहे थे, गलत तो होना था। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस में आंख बंद करके राउल्ट्स एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान देना, क्वेश्चंस में डाइल्यूट है, क्वेश्चन में आइडियल है, तभी राउल्ट्स यूज करोगे, वरना राउल्ट्स यूज नहीं करोगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो पिछली स्लाइड में जो भी था आपने नोट किया, ये तो सिर्फ मैंने अपनी हेल्प के लिए बना रखा था। अब
नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करते हैं और वो सारी छोटी छोटी चीजें बहुत क्लैरिटी से समझ में आएंगी। आई होप आपका अटेंशन यही रहे, क्योंकि इस सारे माहौल को दोबारा अगली क्लास में बनाना विल आस्क अनदर हाफ एन आवर, वो मैं नहीं चाह रही। दैट इज वाई मैंने आज का टेस्ट कैंसिल किया है कि मेरे को ये फोकस चाहिए, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको फिर क्लोज करना है। सो थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं, बट स्टिल एक थ्रेड को तो क्लोज करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं किया राउल्स लॉ फॉलो? गड़बड़ इंटरैक्शंस क्यों बोली जा रहे हो आप, ये क्या है, अब उसको और क्लैरिटी से समझते हैं। अगर राउल्स लॉ ओबे नहीं किया तो इसका मतलब लैब से जो तुम पीटी नाप के आए और तुमने नोटबुक में फॉर्मूला से एक्सपेक्ट करके जो निकाला वो सेम नहीं आया, थोड़ा सा फर्क है। ये तुमने राउल्स का फॉर्मूला निकाल के खट 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 मल्टीप्लाई प्लस कर करा के दिया और लैब ने लाके दे दिया, बोथ डू नॉट मैच। इट मीन्स व्हाट? सॉल्यूशन वाज नॉन आइडियल, वो आइडियल थी और आइडियल असल जीवन में होता कुछ नहीं है। तो ये उसी लॉजिक पे कि आइडियल तो किताबों में होता है, रियलिटी में आइडियल नहीं होता। तो ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मेरा मैच नहीं किया। चाहे मैं अलग अलग के लिए बोलूं, चाहे मैं पूरे स्टेटमेंट के लिए बोलूं, एक ही बात है। तो नॉन आइडियल कोई डिफाइन करना चाहे, दिस इज बेस्ट वे, और कोई तरीका नहीं। इफ लैब कैलकुलेशन डजंट मैचेस विद व्हाट आई हैव डन विद राउल्स लॉ, सो समथिंग इज रॉन्ग विद राउल्स लॉ और समथिंग इज रॉन्ग विद सॉल्यूशंस वी आर टेकिंग। यस, राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, या जहां दूसरा आपको अभी नहीं समझ आएगा, थोड़ी देर बाद समझ आएगा, कि जहां इंटरेक्शन सेम हो। आपको भी इंटरेक्शंस का रोल ही नहीं पता। चलिए, मुझे अब फिर से एक चीज चाहिए सबसे, ये जो लोग नोट कर रहे हैं करें, लेकिन मुझे बताएं, वेपर प्रेशर याद है लास्ट क्लास? वेपर प्रेशर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है नीचे, सारा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है नीचे, उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा कि कम? यस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर हाई, देन वेपर प्रेशर इज हाई और लो। व्हाई? करेक्ट आंसर। राइट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर दो चीजों के बीच हैं तो उनको वेपर बनने में वही फोर्स नीचे की तरफ ड्रैग ही करता रहेगा, बनने नहीं देगा। तो एब्सोल्युटली राइट, इंटरैक्शंस जितने स्ट्रांग हैं वेपर उतना कम, वेपर प्रेशर उतना कम। ये सबको क्लियर है? तो वो जो फैक्टर्स पढ़ाए थे मैंने वेपर प्रेशर के, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन आपको पता लगेगा कितने इंपॉर्टेंट थे, मेरे को हर जगह चाहिए। तो अब उस पर चलते हैं। ये तो बताना था नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होती है। तो मेरे पास टॉपिक आया डेविएशन। डेविएशन मतलब आइडियल बिहेवियर से चीजें हुई डेविएट। अगर एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रेशर आया, ये इतनी साफ सुथरी स्लाइड पे तो मेरा काम नहीं चलेगा, मैं आपको पहले अपने तरीके से समझाती हूं, फिर नोट करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, नोट तो होता रहेगा। अगर राउल्स लॉ फॉलो हो रहा होता, ओबे हो रहा होता, ग्राफ कुछ ऐसा बनता बच्चों, एक था पी ए, एक था पी बी। अब अगर मैंने इधर XA1 रख रखा था तो ये क्या होता? अगर मैंने XA1 यानी यहां सिर्फ 1 मौजूद है, ये क्या होता? P0A, और ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाता? P0B, और ये वाली लाइन मेरे को टोटल प्रेशर दे देती है। ये मेरे पास आइडियल का था। अब आप एक चीज सोचो, आइडियल सॉल्यूशन का था, सॉल्यूशन बनी दो चीजों के बीच, दैट इज A एंड B। ठीक है, मैं एक्सपेक्टेड, ये तो एक्सपेक्टेड है ग्राफ, अगर आइडियल हुई तो ये तो एक्सपेक्टेड है ग्राफ। अब एक्सपेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब है? आप AA को अलग ला रहे हो, चेक, AA सॉल्वेंट अलग लाए, BB सोल्यूट अलग लाए, और जब इन दोनों को आपने मिला दिया तो AB चीजें मिल गई, कंपोनेंट नीचे ऐसे बैठे हुए AB। अब मेरे को पता है A काफी वॉलेटाइल है, बहुत उड़ता है ये, तो प्योर में इसका प्रेशर काफी ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ये B के साथ आया, B ने इसको बांध लिया नीचे, उड़ने नहीं दिया।
तो मैं तो एक्सपेक्टेड प्रेशर कैसे निकाल रही हूं, जैसा ये अकेला था वैसा ही यहां पे है, वैसा तो है नहीं। अब आप मेरे को बताओ, जब ये अकेला था तो इसका पीए प्रेशर, वेपर प्रेशर काफी ज्यादा था, ठीक ठाक वॉलेटाइल था, और जब ये बी के साथ आया, बी ने इसको पकड़ के रोक लिया, तो इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गए। इंटरेक्शन स्ट्रांग होने का मतलब क्या, नीचे ही रहेगा। नीचे रहने का मतलब क्या है, जितना एक्सपेक्ट उतना प्रेशर शो नहीं कर पाया, उससे कम शो किया। व्हेन इट इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो व्हेन इट इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन तो ए ने एक्सपेक्टेड से प्रेशर कम शो किया। ए का प्रेशर, ये वाली लाइन है, एक बार देख लो। आइडियल होता तो ऐसे आना था इसको, लेकिन अब क्या है, हर वक्त एक्सपेक्टेड से नीचे रहा। ये ग्राफ बना, हर वक्त एक्सपेक्टेड से नीचे रहा। चेक कर लो, रेड लाइन है एक्चुअल, क्योंकि जिस वक्त तुमने सोचा एक्स ए है 0.4 और एक्स बी है 0.6, ले आती हूं प्योर प्रेशर, मल्टीप्लाई कर देती हूं, जैसा अकेला था 0.4 हिस्सा वैसा ही। पर नहीं जी, जब पीबी जब बी कंपोनेंट साथ है तो ए को रोक के रखा है नीचे, बेटा जाना ही नहीं है ऊपर, उड़ना ही नहीं है। जब वो उड़ नहीं पाया तो तुमने इससे जो मल्टीप्लाई करके लाए वो तो आइडियल थी, लेकिन एक्चुअल क्या हो गया, रोक लिया किसी ने नीचे, इंटरैक्शंस ने। जब नीचे रोक लिया तो प्रेशर तो घटेगा। तो हर वक्त देख लो एक्चुअल से कितना नीचे गिर रहा है, लेकिन प्योर का प्रेशर तो आप नहीं बदल सकते, और जब ये जीरो है तो प्रेशर आप नहीं बदल सकते। सिमिलरली बी के साथ भी यही होगा। बी अकेला दबा के उड़ रहा था, और अब उसको बी को ए को बांधने के चक्कर में खुद भी तो रुकना पड़ा नीचे, तो उसके चक्कर में बी का प्रेशर क्या होगा, वो ये आएगा। जब वो ये आएगा तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर भी लुढ़केगा। दिस इज एक्सपेक्टेड से कम, तो इसको नाम दे दिया गया नेगेटिव डेविएशन। अगर एक्सपेक्टेड से ज्यादा होता तो क्या नाम देते, पॉजिटिव डेविएशन। अपने दिमाग को बहुत अच्छे से फोकस करके एक एक चीज नोट करो, मेरे 2 सवालों के जवाब दो, फिर आपका डेविएशन पॉजिटिव कंप्लीट। मैं 2 सवाल जरूर पूछूंगी आपसे। एक चीज ऐसी है जो अकेले अगर मौजूद है अमोनिया, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, और वो किसी ऐसी चीज में डाल दी जाए जहां उन दोनों के बीच में तीसरा आ गया, 2 अमोनिया के बीच में एक और चीज आ गई, उनका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के सिर्फ लंदन फोर्सेस आ गए, कमजोर हो गए फोर्स। अमोनिया पहले तो उड़ने को तैयार नहीं थी, और अब उसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, वो इतनी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी कि एक्सपेक्टेड से हर वक्त ज्यादा प्रेशर होगा। ये अभी आना है, मतलब अभी तो मैं सिर्फ ग्राफ और उसका मतलब समझा रही हूं। एक एक एग्जांपल लेंगे, इसके कम इसके ज्यादा, तुम गेस करोगे इसमें पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, वो अभी आना है। ये टॉपिक में थोड़ा टाइम लगेगा आने में। पहले बस ग्राफिकली समझिए कि इस ग्राफ को रीड करना मेरे को आता हो, पहचानना आता हो कि ये पॉजिटिव डेविएशन का है, क्योंकि किसी भी कॉम्पोजिशन में एक्सपेक्टेड वाज येलो लाइन एंड एक्चुअल इज ब्लू लाइन। तो किसी भी कॉम्पोजिशन मतलब एक्स ए इज टू एक्स बी, कोई भी इनका रेशो है, उस वक्त आई नो एवरी टाइम एक्सपेक्टेड से ऊपर है प्रेशर, अकेले दोनों कंपोनेंट्स का या टोटल, इसीलिए इसको क्या बोलूंगी, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये बात समझनी है। अभी ये सब जो मैंने लिखा है ये समझाना है मेरे को, मुझे है एक बार आप साफ सुथरा लिख ले, उसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ काम करूं, कुछ सवाल पूछूं, काम तो क्या आ गया सबके पास, पूछो कुछ। अब आपको ये पता लगा कि भाई आइडियल नहीं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डील कर रहे हैं हम, और ये इसका टोटल, खाली टोटल प्रेशर का ही बना दूं चलेगा, पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रही हूं मैं। और अगर इंडिविजुअल का बनाना है तो बना सकते हैं, इंडिविजुअल भी एट एनी टाइम एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रेशर शो कर रहे थे कंपोनेंट्स, तो पीए भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा था, पीबी भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा था, अंडरस्टूड है, टोटल भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा था। अब सोचो जब वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, मोर देन एक्सपेक्टेड, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा,
वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहां से यहां लाना है, जानवी, आई होप यही हो, यहां से यहां लाना है। इसके लिए जो टेम्परेचर नीडेड है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब एक्सपेक्टेड से ये पहले ही ऊपर हो गया, बॉइलिंग गया, घट गया। अगर पॉजिटिव, तो डॉट्स जोड़िए, अगर पॉजिटिव डेविएशन है, एक्सपेक्टेड से वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा तो एक्सपेक्टेड से बॉइलिंग पॉइंट कम। इसीलिए ऐसी सॉल्यूशंस को हमेशा लो बॉइलिंग पॉइंट की कैटेगरी में रखा जाता है। एक्सो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या, किसी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को भी घटाया जा सकता है सॉल्वेंट के। यस, उसमें ऐसा सॉल्यूट डाल दिया जाए जो उठा के क्या ले आए, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन आ गया तो वो खुद ही वेपोराइज ज्यादा होना शुरू हो गया। पहले वाटर नहीं वेपोराइज हो रहा था, क्यों भाई? क्योंकि वाटर के बीच में अच्छे हाइड्रोजन बॉन्ड थे। अब मैं एक ऐसी चीज ले आई बीच में, यूरिया या कोई भी ऐसी चीज जो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन रह रहा है? अब वो चीज जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती। दो वाटर मॉलिक्यूल को तुमने बिल्कुल ही लवारिस सा छोड़ दिया, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है। अब तो वही वाटर तड़ाक से इवेपोरेट करेगा, उसको कोई 100 डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो वाटर बहुत जल्दी बॉयल हो सकता है। सो अगर कहीं पर पॉजिटिव डेविएशन है, व्हाट वी विल रिसीव, we will receive lower boiling points. So can I say solutions showing positive deviation do exhibit boiling point at lesser value than expected? उनमें boiling point कम होता है। Okay. अब बाकी तो खैर आपको explained है, ये एक concept इसमें मैंने डालना था। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाएगा। भाई पहले यहां था, पहुंचना यहां था, तुम यहां कर दो इसका, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। पानी में जो नमक डाल के कुकिंग कर रहे हैं वो यही तो कर रहे हैं। एक ऐसा सोल्यूट डाल दिया जिससे प्रेशर नीचे आ गया, प्रेशर नीचे आ गया तो वही वाटर जो ठीक ठाक उबल रहा था 100 डिग्री पे, अब नहीं उबलेगा, अब नीचे, अब उससे आपको और 101 पे ले जाना पड़ेगा। जब तक मैं 101 पे ले जाऊंगी खाना पक गया, पानी सूखा नहीं। दैट इज व्हाट माय टारगेट वाज। अब मेरे को डेविएशन का कॉज बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट्स में भी पूछा जाता है। ये है वो हिस्सा जो हमेशा मुझे दे दिया जाता है, बोर्ड से पहले भी करा दो और जेई से पहले भी रिवाइज करा दो। फटाफट आपके क्या जा रहा है, डेविएशन फटाफट बोल दो एक बार, हमें फिर याद आ जाएगा। तो डेविएशन का रीजन क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेविएशन? ना तो आप राउल्स लॉ को दोषी ठहराओगे उस वक्त, ना कहोगे इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव नेगेटिव था, नहीं, वो सिम्टम्स थे, वो प्रॉपर्टीज थी, उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस थे। लेकिन डेविएशन का एक्चुअल रीजन क्या है, यानी राउल्स क्यों गलत हुआ, उसका रीजन क्या है? तो कॉज में इसके अलावा कोई भी कहानी एक्सेप्टेड नहीं होगी, वो सब अलग चीजें थी। कॉज क्या है? कॉज है प्योर ए और प्योर बी, उनके बीच की इंटरेक्शंस थी स्ट्रॉन्ग, और उन दोनों का मिक्स होने के बाद क्या होगा, आई इग्नोर्ड, आई कैलकुलेटेड प्रेशर PA on the basis of pure. I calculated pressure PB with the help of Raoult's law with the pressure of pure. But actually जब A और B interactions बने, they were different, may be strong or may be weak as compared to original. तो मेरे से गलती क्या हो रही है, इसका कॉज क्या है? कॉज है इंटरैक्शंस बिटवीन, और एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव में AABB लिखा मिलेगा आपको, अगर डायग्राम भी मिला तो AA इंटरैक्शंस एंड BB इंटरैक्शंस इफ स्ट्रॉन्गर देन ABAB और वीकर देन ABAB, यू विल गेट डेविएशंस। अब मेरे को ढूंढना है कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। बच्चों ये वाली डेविएशन, ये वाली इंटरेक्शन क्या थी, स्ट्रॉन्ग, आपको किसी डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सुन सको। ये वाले इंटरेक्शन थे बहुत स्ट्रॉन्ग, वेपर्स ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं, वेपर प्रेशर लो, प्योर का। जैसे ही दोनों को मिक्स किया, बड़े ही वीक फोर्सेस आ गए, वीक फोर्सेस आ गए। अब ए को भी खुली छूट और बी को भी खुली छूट, उड़ना शुरू। हम इसका बिहेवियर यहां कॉपी कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल इससे ना होके आपस के इंटरेक्शन में बदलाव आ गया, चेंज आ गया। तो इन इंटरेक्शंस के वीक होने की वजह से ए और बी की परसेंटेज जो ऊपर पहुंची वो बहुत बढ़ गई। इस वजह से एक्सपेक्टेड से प्रेशर क्या आया,
ज्यादा, यानी ये केस कौन सा ले रही थी मैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो इफ आई आस्क यू पॉजिटिव डेविएशन का कॉज, तो पॉजिटिव डेविएशन का कॉज था AA-BB इंटरैक्शंस वर स्ट्रॉन्ग या AB-AB इंटरैक्शंस वर वीक एज कंपेयर टू AA-BB इंटरैक्शंस। तो इस हिसाब से मेरे को मिला। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां है। याद कैसे रहेगा किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव? अब सोचो, इथेनॉल और एसीटोन दो अलग अलग चीजें प्योर पड़ी हैं। दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल में लास्ट क्लास में बात हुई थी, लास्ट क्लासेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब लेस वॉलेटाइल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो उस वजह से इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अच्छा, एसीटोन का भी ठीक ठाक डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? अब इधर आके किसके बीच में फोर्सेस आए? इथेनॉल एसीटोन, इथेनॉल एसीटोन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गायब, टोटल गायब। तो बाद वाले इंटरेक्शन कमजोर। जब बाद वाले इंटरेक्शन कमजोर तो उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे तो डोम ऐसे आ गया मेरा, और डोम ऐसे आ गया मतलब मैं कहां पहुंच गई? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब बॉइलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, लो बॉइलिंग। अब आपकी मुसीबत होगी, हम दो चीजों के नाम देंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें पॉजिटिव के नेगेटिव, और इतने आसान नहीं होंगे, स्पेशल केसेस भी घुसी जाएंगे फिर। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट तो जस्टिफाई होना ही है यहाँ पे, कि कुछ स्पेशल केसेस तो आ ही जाएंगे। बट क्या बेसिक मेरे को क्लियर हुआ है कि कैसे मैंने पॉजिटिव डेविएशन ढूंढा? अब दूसरा केस, ये पहले मैं एनसीईआरटी वाले केसेस ले रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसके जेई वाले केसेस, स्टार्ट में ही मैं जेई वाले केसेस लूंगी। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ये क्या है? नॉन पोलर। तो कौन से फोर्सेस? डिस्पर्शन। एसीटोन अभी ऊपर पढ़ के आए, डाइपोल डाइपोल। बाद में क्या हुआ? डाइपोल एक नॉन पोलर में जबरदस्ती इंड्यूस डाइपोल, कमजोर हो गए, ये फोर्सेस कमजोर हो गए। फिर क्या हुआ? जरूरत से ज्यादा ऊपर उड़ गए वेपर्स, तो ये फिर से क्या आई? पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरह से एसीटोन एंड एनहेप्टेन। तो आज की क्लास में यहां खत्म कर रही हूं। यहां से मैं आपके नेगेटिव डेविएशन का केस और मेनली जेई वाले केसेस जो होंगे, ये इतने सारे नेगेटिव आप बना चुके हैं, मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। तो ये जो केसेस आने वाले ना, दे आर स्पेशल केसेस जो आपको पता होने चाहिए, आप अदरवाइज खुद नहीं पता लगा सकते। तो ये आपके पास डेविएशन इतना कराया, इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे बस।